हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी हिंदी मीडियम में। इसमें चैप्टर 8 हम डिस्कस करने वाले हैं, आधारित संरचना। ये आपके बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, आधारित संरचना को परिभाषित कीजिए। क्या होती है आधारित संरचना? तो देखने को मिलता है आधारित संरचना पूरे देश के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आधारित संरचना से अभिप्राय किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है। आपको अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे एयरपोर्ट्स होने चाहिए, आपके पास अच्छे ब्रिजेस होने चाहिए। ये सारी की सारी कनेक्टिविटी रेलवे की हो, चाहे एयरपोर्ट्स की हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, ये सारी की सारी आधारित संरचना में गिनी जाती है और ये देश की बहुत महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक आधारित संरचना को परिभाषित कीजिए। क्या होती है आर्थिक एवं सामाजिक आधारित संरचना? इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। आर्थिक आर्थिक आधारित संरचना से अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन सभी तत्वों से है। ठीक है ना। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि ये आपकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। जैसे शक्ति, परिवहन तथा संचार जैसे जो माध्यम है, इनको ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको अच्छे से प्रमोट किया जा सके और हर सेक्शन सोसाइटी का इसमें जुड़ाव महसूस कर सके, जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और ये उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। ठीक है। और सामाजिक आधारित संरचना से अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था में मूल तत्व जैसे कि कॉलेज है, स्कूल है, अस्पताल है, ये सारे किसमें आते हैं? आपके सामाजिक आधारित संरचना में गिने जाते हैं। आर्थिक में आपके क्या गिने जाते हैं? शक्ति है, परिवहन और संचार इसमें गिने जाते हैं। तो आपको याद रखना है आर्थिक में कौन सा आता है, सामाजिक में कौन सा आता है, और दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ही जब सही से काम करते हैं तो पूरा का पूरा जो समाज होता है आपका, पूरा का पूरा जो देश होता है वो अच्छे से विकसित करता चला जाता है। तो आधारित जो संरचना है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है किसी भी देश के लिए और किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ऊर्जा आधारित संरचना का एक घटक क्यों है? ठीक है ना। ऊर्जा आधारित मतलब जो ऊर्जा है, जो बिजली है, वो किस तरीके से आपकी आधारित संरचना का एक पार्ट है। ठीक है, इसको समझते हुए चलना है तुम्हें। तो ऊर्जा समस्त उत्पादन क्रिया की एक जीवन रेखा है। हम उस एक दिन के बारे में सोच भी नहीं सकते जिसमें आपके पास बिजली, पेट्रोल या डीजल जैसी चीजें उपलब्ध ना हो। तो ऐसी चीजों को समझना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से हमें क्या करना है, चीजों को और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारत में द्वितीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र क्या है? भारत में द्वितीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र क्या है, इसको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो द्वितीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र उन्नत स्वास्थ्य केंद्र होते हैं एवं इसमें सर्जरी, ईसीजी, एक्सरे जैसी चीजें आपकी आती हैं। और ये क्या है, पूरा का पूरा जो सेक्टर है आपका स्वास्थ्य सेवाओं से लिंक पाया जाता है ताकि लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छे से बढ़ाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर पर भी फोकस किया जाए ताकि जो लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको कम कॉस्टली बनाया जाए, यानी कि सस्ता बनाया जा सके ताकि हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण इसको यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। यह बड़े शहरों में एवं जिला मुख्यालय में स्थित होते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं आपके पाए जाते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर ये होते हैं ताकि लोगों का अच्छे से इलाज किया जा सके। तो भारत में द्वितीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं ताकि लोगों को अच्छे से इलाज किया जा सके और यहाँ पे बड़ी बड़ी सर्जरी की जाती है, ईसीजी, एक्सरे जैसी बहुत सी तमाम जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन सबका इलाज यहाँ पर किया जाता है और रिपोर्टें आपके पास आती हैं, डॉक्टर देख कर उनको दवाइयाँ देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, आधारित संरचना की सुविधाएं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करती हैं। हाँ, सही करती हैं। ठीक है। आधारित संरचना से पूरे के पूरे देश में आपको तरक्की होती हुई दिखाई देगी और अर्थव्यवस्था की जो गति है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से इसको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आधारित संरचना की सुविधाओं में परिवहन तथा संचार के शीघ्रगामी तथा कुशल साधन सम्मिलित होते हैं। ये सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा बीमा जैसी सेवाओं के प्रावधान में अनिवार्य अंश होती हैं। अब क्या है, ये सारी की सारी चीजें एक क्या कर रही है, परस्पर जुड़ाव महसूस कर रही हैं क्योंकि इन आपस में जुड़ाव होने की वजह से एक स्थिति दूसरी स्थिति को क्या करती है, बेहतर करती चली जाती है। इसी वजह से स्वास्थ्य हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे बीमा की सेवा हो, ये आपस में जुड़ी है और लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए तत्पर
रहती हैं। और ये भी है कि इन सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसका सीधा दखल होता है और लोगों के लिए हक में काम करने के लिए इन सारी चीज़ों को नियमित रूप से कार्यान्वित किया जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे भी बड़े अच्छे से पढ़कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की तुलना में गैर परंपरागत स्रोत अधिक पर्यावरण मैट्रिक होते हैं। मतलब ये बताना है कौन सा स्रोत ज्यादा हानिकारक है और कौन सा कम हानिकारक है, और किसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए और किसका कम करना चाहिए। क्योंकि आजकल पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, किस तरीके से उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सारी चीजों को समझना और साथ साथ परस्पर काम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया है। ठीक है, तो सही है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित होती हैं। यह सभी स्रोत प्रदूषण रहित होते हैं और इस कारण पर्यावरण मित्रक भी होते हैं। मित्रक का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट को और इसी वजह से कम पॉल्यूशन होता है, जो आपका प्रदूषण है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है और पर्यावरण से सुरक्षित रहता है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे क्या हो रहा होता है, पर्यावरण आपका कम दूषित होता है। इसी वजह से देखने को मिल रहा है सरकारें ज्यादातर फोकस किस चीज के ऊपर कर रही हैं, गैर परंपरागत स्रोतों के ऊपर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपकी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सारी चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन का जो पैरामीटर है उसको रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि दिन पर दिन क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसी वजह से टेम्परेचर, अर्थ का जो तापमान है ये बढ़ता चला जा रहा है, जो आपके ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो पर्यावरण को बचाना बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए माना जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, इसके विपरीत परंपरागत स्रोतों में कोयला तथा पेट्रोलियम सम्मिलित होते हैं, जिसके प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है। इस कारण यह परंपरागत मित्रक नहीं है, ये पर्यावरण मित्रक नहीं है। अब क्या है, ये पर्यावरण मित्रक इसलिए नहीं है क्योंकि ये अब गैसें बहुत सी निकलती हैं, उससे क्या होती है, जो आपकी ओजोन की जो लेयर है उससे छिद्र होते चले जा रहे हैं। इसी की वजह से जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं उससे मानव को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी स्किन कैंसर जैसी डिजीज हो रही है। साथ साथ जो जो जल चक्र है इसमें भी आपको दुष्परिणाम देखने को मिलता है। और साथ साथ जो तापमान बढ़ता चला जा रहा है ये भी एक तरीके से पूरे के पूरे जल चक्र या फिर वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए आगे चलना हमारी बहुत बड़ी एक बोल सकते हो मजबूरी है, क्योंकि इस तरीके के स्टेप्स हम नहीं उठाएंगे तो देखने को मिलता है पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो खराब होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन के उभरता है, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, घरेलू खाना बनाने हेतु जलाई लकड़ी के उपयोग की अपेक्षा सरकार एलपीजी के उपयोग पर क्यों बल देती है? 2 कारण बताएं। मतलब ऐसा क्यों है कि हम एलपीजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? क्योंकि आपको पता है जब आप लकड़ी से भोजन बनाते हो तो उससे प्रदूषण होता है और इससे जो महिलाएं घर की काम कर रही होती है तो उनमें लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जब लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो देखने को मिलता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज उनको हो जाती है, अस्थमा जैसी है, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां उनको हो जाती हैं। अब क्या है, उनको हमें बचाना है, जो महिलाएं हैं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं उनको किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से उनको एलपीजी तक लेके आना है। लेकिन हम जानते हैं एलपीजी का जो सिलेंडर है, ठीक है ना, एलपीजी का जो सिलेंडर है उसकी जो कीमत है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर फिर भी जो गवर्नमेंट है उसको सब्सिडीज देती है उसमें, ठीक है, सहायता उसमें प्रदान करती है। पढ़ते हैं, जो आपकी जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए प्राय लोग वृक्षों को काटते हैं, जिसके फलस्वरूप वन विनाश होता है और इस कारण पर्यावरण अवनित होती है। कहने का मतलब क्या है, जलाऊ लकड़ी से एक तो पर्यावरण दूषित होता है, साथ साथ महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उस पर भी आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से एलपीजी सिलेंडर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए जो एलपीजी सिलेंडर का जो दाम है उसको कम से कम रखें। क्यों कम से कम रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब व्यक्ति भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे। ठीक है, तो जलाऊ लकड़ी की तुलना में एलपीजी अधिक शुद्ध ईंधन है, यह पर्यावरण के अनुकूल भी है तथा इसके द्वारा पर्यावरण में कम प्रदूषण होता है। कम प्रदूषण तो होता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या होता है ये काफी महंगा है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सीनियर सिटीजन वी हैव टू बी फोकसिंग ऑन द, इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हमारे रह रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायकी का अनुदान देकर हम इसमें उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वैश्विक रोग भार जीबीडी क्या है इसको समझते हैं। वैश्विक रोग भार जीबीडी वह सूचक है जो निम्नलिखित को अंकित करता है, जैसे कि एक निर्दिष्ट रोग के कारण अप्रयुक्त मृत्यु की संख्या है, मतलब किसी बीमारी की वजह से जो आपका मृत्यु हो रही है उसको इंडिकेट करता है, और उसी रोग के कारण एक व्यक्ति कितने समय
अंतराल एक अक्षम रहता है, मतलब उसी बीमारी से वो ग्रसित रहता है कितने लंबे समय तक। इसमें समझने वाली बात ये है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके पूरे के पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और वो बीमार है, तो पूरे के पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, हमें कम से कम जो डिजीज़ है उनको कम करना होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आप उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। हाँ, एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे 8 है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विद्युत क्षेत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है, मतलब बिजली की समस्याएं कहाँ-कहाँ पर हैं? तो देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं, शहरों में बिजली नियमित रूप से आ जाती है। तो बिजली का अपर्याप्त उत्पादन है, मतलब जितनी आपको डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है ना? जनसंख्या ज़्यादा है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, पर जितनी लोगों को ज़रूरत है उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है। क्षमता का कम उपयोग होता है, जितनी जितनी क्षमता से हम बिजली को बना सकते हैं उतनी क्षमता से नहीं बना पा रहे हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण है, जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत बनाने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है, और हमारा देश क्या है, एक विकासशील देश है, इसी वजह से हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सारा का सारा हम अपने रिजर्व्स को बिजली उत्पादन में लगा सकें, ठीक है। फिर आता है बिजली बोर्डों का घाटा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली का जो ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसमें बहुत सी बिजली लॉस भी हो जाती है, तो इसी वजह से घाटे में भी चले जाते हैं। तो देखने को मिलता है कि विद्युत की समस्याएं देश में अभी भी बनी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नियमित रूप से बिजली नहीं आ रही है, या फिर 16 घंटे आ रही है, या फिर 10 घंटे, या फिर 12 घंटे, कहीं 18 घंटे नियमित रूप से बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। किस तरीके से बिजली को देना है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये भी हमारी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक बन जाती है। तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे, विद्युत से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें, हमेशा अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।